सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी और आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और आरती कैसी हो तुम? ठीक है, और थोड़ी थोड़ी इस ठंडक का मजा ले रहे हैं। सही कहा। ये हल्की हल्की ठंडक सी आ जाती ना, यहाँ पे हल्की है। ये बताना हमें जरूरी है कि यहाँ पे जहाँ है मुंबई में, यहाँ पे थोड़ी हल्की ठंडक है, नहीं तो बाकी जगहों पे तो बढ़िया अच्छी खासी ठंडक पड़ रही है। खासी ठंड पड़ रही है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर साइड की बात करें तो वहाँ तो वाकई काफी ठंड है और अच्छा भी है। ठंड हर मौसम का मजा ले सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात। ये तो है, मजे की बात हो गई, आनंद की बात हो गई। हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं भी आज किन किन विषयों पर हम बातें करने वाले हैं। आज पूनम हम आज जो बात करेंगे ना, बहुत ही बढ़िया वाले विषय है हमारे। वो है जब भी, अच्छा खुद बताना, जब भी फुर्सत में बैठती हो तो कभी अपने ऐसा लगता है ना अपने बचपन के दिनों में चले गए हो? हाँ बिल्कुल, बचपन की बातें तो हमेशा याद रखनी है, याद आती है खासकर। अपनी दादी नानी के बनाए हुए वो अचार पापड़ बढ़िया बढ़िया चीजें जो हम खाते थे अपने सब लोग घर में एक साथ रहते थे जब। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना चाहिए कि एक तरह की परंपरा जो होती है वो बन जाती है, या ये कहें 30 त्योहार होते हैं जो हम मिलकर बनाया करते थे और नए नए पकवान जो बना करते थे। बिल्कुल, त्योहार आने की पता 1-2 महीने पहले ही पता चल जाता था कि ये त्योहार आने वाला है, मतलब तैयारियां ऐसी चलने लगती थी, कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, सारे लोग मिलके बना रहे हैं उसे। सच में बहुत अच्छा लगता था वाकई। लेकिन समय के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार कहना चाहिए, बहुत सी चीजें बदली भी हैं। लेकिन क्या है ना आरती, इन चीजों को हम अपने तरीके से या कहें कि आधुनिक तरीके से हम इसे किस तरह से संभाल कर संजो कर रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इसी में हमारी खुशियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरा विषय है वो है डर को हराना है जरूरी। बिल्कुल, किसी भी तरह का डर हो, जब आप पहली बार कोई काम करते हैं तो हमेशा आप डरे हुए रहते हैं। बिल्कुल, कोई भी जरूरी नहीं। हाँ भाई, बचपन की बात नहीं है, बड़े भी लोग हैं, हम लोग भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते सामने वाले से, कि कोई भी किसी भी किस्म का डर हो सकता है कि कोई, हम ये भी सोचते हैं कि हमारा अपना कहीं हमसे नाराज ना हो जाए या कोई ऐसी, लेकिन बाद में जब अगर उसे पता चले तो वो ज्यादा चीज खराब हो जाती है। इससे अच्छा अपने डर पे काबू पाके उस चीज पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। यानी उन परिस्थितियों को संभाला कैसे जाए, इस बारे में हम हर तरह का डर निकाल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से बात करिए, बोलिए अपनी बात, अपनी मन की बात निकालिए। और ये मैसेज वाली जो बात है जो तुमने लिखी कि मैसेज जब करे तो ध्यान से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, कभी कभी क्या होता है ना पूनम, हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं या बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि बहुत ज्यादा हम कुछ सोच रहे होते हैं और ऐसे में हम मैसेज कर देते हैं। तो उस समय का जो हमारे मन होता है ना, जो हम लिख रहे होते हैं, वो चीजें हम जब लिख देते हैं सामने वाले पहुंच गई, तो अगर उसने उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया या कुछ भी है, तो अगर हमने डिलीट भी किया ना तो मैसेज डिलीट तो नहीं होगा, उसके पास तो सेव हो गया। तो वो बाद में अगर हमें कोई चीज है तो हमारा इसका फायदा भी उठा सकता है, हमारे इमोशंस का फायदा उठा सकता है, या कोई भी बात है तो या हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं अगर हम कोई इस तरीके का संवेदनशील मैसेज कर दें किसी को। तो यानी कि सोशल मीडिया में जो मैसेजेस हम देते हैं, लिख कर जो देते हैं, लिख कर देते तो यानी हाथ का लिखा हुआ भी कई बार हमको नुकसान पहुंचा सकता है। लोग हमारे कहना चाहिए कि उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है। तो सावधानी से ये काम करना चाहिए। और ठंड की बात हो रही हो, व्यंजन की बात ना हो, कहते हैं अभी शुरुआती हमने उसी से कर दिया। ठंड में ही खाने का जो मजा होता है, आनंद होता है, तो वो तो होता ही है। तो हमारे श्रोताओं ने भी कुछ व्यंजन लिख के भेजे हैं और हर टॉपिक पे अपनी बात हमें, अपनी जो आपके मन की बात है वो हमें लिख के भेजें, क्योंकि श्रोता भी हमारे मन से जुड़ गए ना, तो वो उनको मालूम है कि हाँ हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना। बिल्कुल आरती, और बहुत बिल्कुल अच्छे से कहते हैं बिना हिचक के। आप फोन देखेंगे हमें पता चलेगा कि बहुत सारे संदेश हम तक आ चुके हैं और अब उनकी खुशी का भी ध्यान रखते हैं। और एक गीत सुनते हैं। गुलाबी लाल गुलाबी फूलों से भरी, हे हरी भरी ओढ़े चुंदरी, धरती सुंदर लागे कैसी, नील गगन की परियों जैसी, निहार
का अंबर से, अंबर का धरती से, ऐसा अद्भुत नाता रे, नाता रे, कैसा अद्भुत नाता रे। मिलने का दोनों संदेशा तो भेजे पर कोई किसी तक न आता रे, नाता रे, कैसा अद्भुत नाता रे। मधुर मिलन के सपने संजोए रहते हैं दोनों खोए खोए। निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी, हे हरी भरी ओढ़े चुनरी। बाबुल है, चैती है, कजरी मल्हारे हैं, बिहू के बोल सुहाने हैं। धरती पे चारों ओर तराने हैं, सदियों से देते हैं जो सबको खुशियाँ, वो अनमोल खजाने हैं। नगमों के वो अनमोल खजाने हैं। बनिहारी पन घट पर गाए, घर जाना है भूल ही जाए। निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी, ओ हरी भरी ओढ़े चुनरी। ओ लाल गुलाबी फूलों से भरी, ओ हरी भरी ओढ़े चुनरी। वाकई ये लाल गुलाबी हरी भरी जो ओढ़े चुनरी वाली जो बात थी ना, वाकई बहुत प्यारी बात कही। और आज जो है ना आरती, आज हम गीता जयंती भी मना रहे हैं और मार्गशीर्ष माह जो है वो चल रहा है, उसका शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आज का दिन। और इस बार 11 दिसंबर यानी कि आज जो है वो गीता जयंती मनाई जा रही है। बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति, अध्यात्म हो या परंपरा हो, उसकी जो मार्गदर्शक है वो गीता ही है। बिल्कुल है ना? सही। एकदम ये एक दिव्य ग्रंथ ही समझ सकते हैं इसको, क्योंकि जीवन का पूरा सार इसमें समाया हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इसमें नहीं आ रहा हो। और कर्म के ऊपर सारी चीजें हैं कि मतलब आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम पता नहीं ये करेंगे तो इससे क्या होगा। तो अगर ये सोच के बैठे रहे ना तो फिर कहते हैं ना जिन खोजा तिन पाइया। अगर आप नहीं निकले, आगे बढ़े नहीं, अपना कर्म करने से पीछे हटेंगे तो आपका नुकसान है। कर्म करते जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं है, कहीं फायदा होने की एक संभावना दिखेगी। बिल्कुल। तो ये जो संदेश है, ये जो गीता में जो उपदेश लिखे हुए हैं, उसको अपने जीवन में भी उतारना उतना ही जरूरी है जितना कि आपने पढ़ा है। और पढ़कर सिर्फ भूलना नहीं है, उसे अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करना है। जो कृष्ण ने जैसे कहा था अर्जुन से कि युद्ध क्षेत्र में तुम आ गए हो, अब यहाँ पे जब आ गए हो तो तुम्हारा इस क्षेत्र में आने के बाद तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें युद्ध करना है। हाँ, इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो लिखा जा चुका है, वो तो है, लेकिन तुम्हें जो तुम्हारा जो कर्म है वो तो तुम्हें करना होगा। वाकई। और इस ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जीवन को कैसे जीना चाहिए, जैसे कि तुमने अभी बताया है कि इस बात का जो कहना चाहिए कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो ग्रंथ है गीता जो वो हमें बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ये तो है ही बात। और बात है परंपराओं की भी कि भाई कैसे परंपराओं को हम सहेज कर रखें, कैसे उसे हम सुंदर तरीके से अपना सकते हैं अपने लिए, अपने सुख सुविधाओं के साथ। यानी कि आज की जो परिस्थिति, आज की जो स्थिति है, जैसे कि खासकर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं आज घर और बाहर दोनों ही संभाल रही हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए उन परंपराओं को हम किस तरह से सहेज कर रख सकते हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कि पहले का समय था, उस समय ये था कि भाई जब सर्दियां आती थी तो उस समय की जब धूप निकल रही है, अच्छी खासी धूप निकली है, तो छतों पे या बाहर बैठी हुई महिलाएं
दिख जाती थी स्वेटर बुनती हुई। ये बहुत ज्यादा होता था। तो अभी भी होता है, लेकिन अब उतना नहीं है, बहुत ही कम चीजें हैं ये दिखती हैं जो इस तरह की। लेकिन है परंपराएं, हमारी जो चीजें चल रही थी वो खत्म नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं वो चल रही हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आज के इस दौर की अगर हम बात करें तो जैसे कई मनमोहक दृश्य दिख रहे हैं, जैसे कि देखा जाए तो आज रोजगार के अच्छे अवसरों की तलाश में जो युवा पीढ़ी है वो गांव से महानगरों या शहरों का जो है रुख ले रही है, जिससे उसका एक अच्छा करियर भी बन रहा है। यहाँ तक कि करियर के अवसरों के लिए तलाश में जो है युवा अपने देश को छोड़कर विदेश भी जा रहा है। सभी को ऊंचा मुकाम हासिल करना है और इस महत्वाकांक्षा से कहना चाहिए लोगों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं इस महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए। आज के समय में लड़का या लड़की पे कोई भेदभाव नहीं चलता, बस ये है कि शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री के लिए करियर उतना ही महत्व है जितना कि पुरुष के लिए। बिल्कुल। तो इस तरह से ये भी कहना चाहिए कि जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये है ना कि जब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं उसके बाद भी आज के समय में भी वो जो रीति रिवाज थे, चाहे उनको छोटा करके, छोटे उसमें करके, लेकिन उनको बनाया जा रहा है, उनको उस चीज को भूला नहीं गया है। तो एक हमारी श्रोताएं जो लिखते हैं कि परंपराएं हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। हम परंपराओं का महत्व इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, समाजों से पृथक रखती हैं। परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं। ये समूह की आदतें हैं और व्यक्ति विशेष की कोई परंपरा नहीं होती। मतलब ये पूरा समाज, मतलब सब पूरा एक पारिवारिक समाज की तरीके से होता है। तो सब उस परिवार के अंदर जो भी चीजें रीति रिवाज मनाए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं, तो वो परंपराएं ही हैं, चली जाती हैं। तो वो उस चीज को चाहे छोटे उस पर करें, अगर एकल परिवार हो गए, लेकिन वो करते जरूर है। बिल्कुल सही बात। और वैसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कुछ परंपराएं कितनी अच्छी होती हैं, कभी कभी लगता है कि हम अपनी पुरानी परंपराएं भूलते जा रहे हैं। हमारे पास जैसे समय ही नहीं है कुछ सोचे। अब आज की बात लें तो आज ठंड की वजह से पानी बहुत ठंडा लग रहा था, तो हमने 2 बाल्टी भर के धूप में रख दी। पानी हल्का गर्म हो गया। जब हम पानी से हमारी मेड ने घर का पोछा लगाया तो वो इतनी खुश हो गई कि हमारा क्या गया, बस धूप में पानी रखा और किसी की थोड़ी मदद और खुशियां हम दे सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। अच्छा, क्या बात है, इन्होंने मतलब पानी की बाल्टी धूप में रख दी तो ये पानी गर्म हो गया। बहुत अच्छी बात। वैसे ही हमारे श्रोता और लिख रहे हैं कि परंपराओं को समझो ना कि खुशियों का खजाना। हमें अपनी विरासत और अपनी परंपराओं को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम वहां घूमने गए हैं तो हमें पूरी तरीके से उसकी सवाल करना चाहिए और अपनी परंपरागत विरासतों को यानी कि उसे संभाल के रखना चाहिए। परंपरागत विरासत को देखकर ही तो हमें खुशी होती है। अगर वो साफ सुथरी स्वच्छ है तो हम वहां जाएंगे तो हमें उसे देखकर कितनी खुशी होगी। इसलिए अपनी परंपरागत विरासत को हमेशा संजो कर रखें। यानी कि ये उन जगहों की बात कर रहे हैं जो ऐतिहासिक विरासत जो मिली हुई है, जैसे कि जो हम देखने जाते हैं। बाहर जगहों की बात करें, घर में तो स्वच्छता रखते ही हैं, बाहर भी इन जगहों का ख्याल रखें। ये भी हमारी परंपरा है कि अपनी चीजों को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, और ताकि वो जो बाहर से लोग आते हैं वो देखें तो हमारे देश की तारीफ ही करें। हाँ बिल्कुल। तो पहले एक गीत सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं। को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे
के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती आपका जीवन संगीत। हाय हाय। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे परंपराओं की और कहना चाहिए कि उनको कैसे संजो कर रखें ना आरती। तो अगर हम पुराने समय की अगर हम बात करें तो मनोरंजन के बहुत से साधन नहीं थे और ये त्योहार ये परंपराएं ही थी जो जीवन में अनेकों रंग मतलब भर दिया करती थी। ये भी कहा जाता है कि अगर ये मतलब बुनाई कढ़ाई पेंटिंग जो जिस तरह की चीजें हैं रचनात्मक चीजें हैं ये तनाव को भगाने का भी काम करती है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता है और कहना चाहिए तो जैसे आज के लोग जो डिप्रेशन की समस्या जैसे होती जा रही है तो अपनी जड़ों अपनी परंपराओं को जो है जाकर देखें, उन्हें संजो कर रखें, उनके बारे में फिर से सोचें। और अगर हम वाकई दिल से खुश रहना चाहते हैं तो इसे दोबारा अपनी जिंदगी में अपनी जड़ों की ओर हमें लौटना होगा। बिल्कुल, तभी हम खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, तभी हम खुश रह सकते हैं। और परंपरा के मतलब ये भी नहीं है कि हम जो इस तरीके के रीति रिवाज हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अंधविश्वास वाली चीजें हैं, उसको बढ़ावा दें। हमने आज भी परंपराओं का सम्मान छोड़ा नहीं, बस उनको थोड़ा सा हमने लचीला बना लिया है कि थोड़ा सा एक इस तरीके से हम उसको, क्योंकि बहुत से अब शहरों में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते हैं समय की कमी की वजह से, तो उसको मतलब पूरा तरह से खत्म ना करें बल्कि उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा ढाल लें। चाहे आप कम स्तर पर छोटे स्तर पर करें लेकिन उस चीज को पूरा करें।
तो अगर जैसे कि अभी देखिए चंद में जो करवा चौथ का व्रत ही आप ले लीजिए, तो पहले था कि जब पुराने समय की अगर बात करें तो वहां पे तो पानी भी नहीं पीना है, बिल्कुल कोई पानी भी नहीं पीता था। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बदलाव ले आए हैं कि थोड़ा पानी वानी पी लिया जाता है एक टाइम। तो ये चीजें थोड़ा सा लचीला अब अपने हिसाब से बना लीजिए उस चीज को, बस ये खत्म मत करिए उस चीज को। ठीक, तो ये है। और भी संदेश हमारे संदेश हमें एक श्रोता लिख के लिखा है उन्होंने कि आप दुनिया के किसी भी देश में रहें, अपनी परंपराएं जरूर कायम रखें। हो सकता है सभी परंपराएं निभाने में कुछ अड़चन आए, पर चाह लेने से सब कुछ संभव हो जाता है। आज सुदूर प्रदेशों में रहने वाले नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा त्योहार मनाते हैं तो सुनकर बहुत खुशी होती है। वाकई, मतलब आज वैसे देखा जाए तो हर प्रदेशों में हर तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं और हर तरह के लोग जो हैं वो मिले जुले लोग आपको मिल जाएंगे, तो सामान भी उपलब्ध हो जाते हैं बाजारों में। तो इस तरह से जो है रीति रिवाज जो है वो चलते रहना चाहिए और लोग जो हैं इसका फॉलो करें, या मतलब ये है कि अपने परंपराओं को संभाल कर रखें। परंपरा की बात अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ तीज त्योहार नहीं है, और भी बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विवाह की, लोक संगीत की बात करें, शिशु जो होते हैं उनके नामकरण की अगर हम बात करें, कितने तरह के गीत होते हैं, गाए जाते हैं जो बैठ के, तो वो माहौल तो नहीं मिल सकता, लेकिन हम घर में ही ऐसा माहौल बना दें कि हमारे बच्चे भी हमसे आगे सीख पाए। हाँ, ताकि वो परंपरा आगे बढ़ती जाए, ना कि खत्म हो। हाँ, और ये सब चीज जैसे बोला भी गया कि हमारे श्रोताओं ने भी लिखा कि ये तो मनोरंजन के साधन है, तो कहीं ना कहीं इनसे हमें खुशियां ही मिलेंगी और बच्चे भी नई चीजें सीख पाएंगे, और वो एक साथ में रहना सीखेंगे, चीजों को समझना सीखेंगे, ये भी होगा। और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि परंपराओं की विरासत संजोना खुशियों का खजाना है। जी हाँ, एकदम सही बात है, लेकिन आजकल परंपराओं में है कौन? प्राय सभी तो पाश्चात्य परंपराओं की नकल में है। जन्मदिन भगवान के मनाया करते हैं और आज हम पाश्चात्य की देखा देखी अब अपने और अपने बच्चों की मनाते हुए जन्मदिन मनाते हुए खुशी जाहिर करते हैं, जबकि मोमबत्ती जलाकर बुझाई क्यों जाती है ये भी नहीं जानते। अपने संस्कारों और परंपराओं को छोड़ हम सभी अपने वैवाहिक वर्षगांठ में लगे हुए हैं, जबकि हमारे षोडश संस्कार हैं क्या ये भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। फिर उनके समझाने की बात उनके सामने कहाँ है, जबकि अपने परंपराओं को जानने और संजोए रखने में विदेशी हमारे से ज्यादा आगे रहते हुए सुखी हैं, और हम उन्हें अपनाकर कितने दुखी हैं ये तो हर एक इंसान का हृदय जानता है। भाई ये तो कहना चाहिए कि अपनी अपनी सोच है। और रही बात परंपराओं को, तो सहज ढंग से सहेज कर कहना चाहिए, इसे रखना चाहिए। और अच्छी परंपराएं जो होती हैं ना, हमेशा सदियों तक जीवित रहती हैं। लेकिन कुछ जो गलत परंपराएं, गलत नहीं बोलना चाहिए, जो विषय से भटका दे, या जो चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जैसे अंधविश्वास की अगर हम बात करें तो अंधविश्वास में ना फंसे, उन चीजों को हम हटा सकते हैं, उन चीजों को लेकर आगे चलने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ अच्छी परंपरा जिससे आपको मनोरंजन मिलता हो, आप खुश होते हो, तो उसे कहना चाहिए, उसे लेकर चलेंगे आप तो सकारात्मक जो है, सकारात्मकता बढ़ेगी और इन बातों को अपनाना भी चाहिए। जी, और इसके साथ गीत सुन लेते हैं। हाँ, सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। चल दूंगा कहीं दीवाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा, दीवाने की खातिर तुम कोई इल्जाम ना अपने सर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में
सजा लेना कलियां। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। तो स्वागत है एक बार फिर सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का। और डर की बात कर रहे थे क्या? नहीं डर की बात नहीं कर रहे थे, डर की बात हम करने जा रहे हैं। डर तो सबको लगता है, डरना जरूरी है, लेकिन डरना जरूरी नहीं है। डरना नहीं, कई बार आरती कुछ मामलों में डरना भी चाहिए। जैसे कुछ चीजें तो हैं। मैसेज के बारे में हमने बात की ना कि भाई अपने जो प्राइवेट या पर्सनल आप कुछ मैसेज कर रहे हैं उस समय डरते डरते और संभाल के कीजिए। संभाल के करिए, डरिए नहीं, सतर्क होके करिए। और अभी हम बात करेंगे थोड़ा कि डर को आप हराइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। और जब परेशानी आती है ना तो ऐसा होता है ना, कई बार डर की जो मनोदशा रहती है, ऐसी स्थिति में हमें सचेत हो जाना चाहिए। जैसे देखा जाए कि पारिवारिक अगर हम बात करें या परवरिश की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन में माएँ जो होती हैं वहीं से डर शुरू होता है। अरे वहां नहीं जाना, वहां पर ये भूत है। सबसे ज्यादा कॉमन बात है, भूत है। तो कई बार कुछ चीजों के लिए मतलब माएँ जो है बचने के लिए बच्चों को डराती भी हैं।
तो इस तरह से हमारी परवरिश होती है, लेकिन वो जो डर होता है, वो बचपन का जो डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी बोला जाता है कि छोटे बच्चों को डराना नहीं चाहिए। बिल्कुल ना, तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कई लोग होते हैं ना कि माता पिता की छोटी सी भी गलती करी तो उस पे मार मार के बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो खूब पिटाई करते हैं। तो होता ही है ना कि आप मारेंगे पीटेंगे तो उससे सुधरता तो नहीं है। हाँ, तो ये होता है, डर बैठ जाता है बच्चे के मन में, तो वो आगे तक चलता है वो चीज। वो जो डर बैठ जाता है ना अंदर, तो वो हमेशा आगे चलता है। वो कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो सहम जाएंगे, डरेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा उसके, तो वो चीज होती है। तो इसलिए बेहतर होता है कि भाई अनुशासन रखिए, पर इतना ज्यादा सख्ती मत करिए। हाँ। एक जो है हमारी श्रोता, वो लिखती हैं कि इसी डर के बारे में ही कह रही हैं, वो अपना डर बता रही हैं कि डर एक भावना है जो शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक किसी भी तरह के नुकसान के खतरे से पैदा होती है। डर को हराने के लिए खुद से सवाल करें कि जिस चीज से आप डर रहे हैं, क्या वास्तव में वो इतनी बड़ी है कि आपको उससे डरना चाहिए। बिल्कुल, ये तो पहले सोचना चाहिए ना कि हम डर किससे रहे हैं। कहीं हम रस्सी को तो सांप समझ के नहीं डर रहे हैं। हाँ। कई बार हो जाता है। वैसे हमारे एक श्रोता जो है लिख रहे हैं कि डर सभी को लगता है। नवजात शिशु भी तेज आवाज से डर जाता है। हमारे जीवन में डर तभी से पैदा हो जाता है और शायद मौत का डर अंत तक चलता है। जब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी तब गिर गई थी, मन में डर बैठ गया। साल भर साइकिल को हाथ नहीं लगाया। मेरे भाइयों ने मेरी बहुत मदद की। छोटे भाई हमेशा चिढ़ाते रहे कि हमें आ गई और तुम्हें नहीं। तुम सीखने के बाद अब बंद कर दी। हमें उनके यही तानों ने मुझे साइकिल सिखा दिया। बाद में स्कूटर भी चलाना भाइयों ने ही सिखाया। इसलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल, जीत तो होती ही है। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि है क्या चीज जिससे आप डर रहे थे। बिल्कुल। और किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसकी नाकामी के बारे में सोचकर डरते रहने की आदत जो होती है ना, वो हमें हर कदम पर आगे बढ़ने से रोकती है। इसकी वजह से हमारी सोचने समझने की क्षमता और जो तर्क शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में हम सही या गलत, अच्छे बुरे इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। अगर किसी अच्छे काम को करने में जरा भी जोखिम दिखाई देता है ना, तो हम पीछे हट जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं हम इससे में कोई परेशानी ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए। तो हम यही सब चीजें सोचते बैठेंगे ना, तो हम कभी आगे बढ़ के कोई सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं आरती की, कुछ ऐसे डर होते हैं जो आपके मन में घर कर जाते हैं, जिनको निकालना बहुत जरूरी होता है अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के लिए। आक्रमण में ही सुरक्षा है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ झगड़ कर ही आप अपने पर विश्वास, सच्चाई से निडर होकर भी अपनी जिंदगी जिए। कोई डर आपको नहीं डराएगी। बहुत सारी सामाजिक, पारिवारिक मर्यादाएं हैं, हम पालन करते हैं। वह डर नहीं होता, वो हमारा लिहाज और संस्कार होता है। बिल्कुल। एक और श्रोता जो लिखते हैं कि डर तो सबको लगता है। बच्चा जब छोटा रहता है, माँ तभी उसे डराना शुरू कर देती, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, और यही डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अकेला जाते हुए रात में अक्सर ये सोचने लगता है कि उस पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। ये तो आरती कहना चाहिए कि हर किसी का डर, बड़े होने के बाद भी नहीं जाता ये डर। मतलब मुझे लगता है ये बहुत कॉमन डर है जो हर बच्चे ने झेला होगा। बिल्कुल। हम भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और बड़ा होने पर वही बच्चा पढ़ाई के दौरान हमेशा फेल हो जाने के डर से अक्सर डरता रहता है। और जरा बीमार हुआ या किसी काम से घर रोक लिए जाने पर वह घर वालों से लड़ जाता है कि अगर मैं फेल हुआ तो तुम सब जिम्मेदार होगे। यही बात रोजगार चुनने में और नौकरी की खोज में हमें अक्सर डराती है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं कि हमारे 2 मित्रों ने अपना काम शुरू करने की सलाह दी, लेकिन मैं नौकरी करने को अच्छा मानता रहा। अपना पैसा फंसाने के डर से मैं डर गया था, जो आज हमें अखर रहा है, क्योंकि जहां हम काम करते थे वो कंपनी मालिकों ने बंद कर दी और हमारे वो 2 मित्र अपना काम आगे बढ़ाते हुए आगे निकल गए। इस तरह डर जाना कितना नुकसानदेह हो गया। सच में वाकई डर जाना तो वाकई नुकसानदेह हो गया। लेकिन अभी हम ना श्रोताओं को और नहीं डराएंगे, एक गीत सुनाएंगे। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको।
तुम्हारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खपा मत होना। मेरी दुनिया मोहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मोहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। आरती, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, जो हम परंपरा की बात कर रहे थे। वो लिखते हैं कि अभी जब हम अपनी बेटी के पास कनाडा गए थे तो वह गणेश उत्सव को कुछ परिवारों ने इतने अच्छे से मनाया। भले ही 9-10 दिन के त्योहार को 2 दिन सैटरडे संडे को मनाया, पर इतना अच्छा बच्चों के प्रोग्राम और गणेश जी की आरती, भजन, प्रसाद सब मस्त था। तो यदि हम परंपरा निभाना चाहें तो हम कहीं भी हो कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं अपनी परंपराओं की सुरक्षा के लिए। तो पूनम, एक डर को लेके एक हमारे श्रोता कहते हैं कि डर को हराना है जरूरी, भाई डर तो भय को ही कहते हैं ना। ऐसे में संत तुलसीदास ने कहा है कि भय बिनु होए न प्रीति। फिर ऐसे में सोचिए कि डर को भगाया जाए या फिर डर के साथ प्रीति की जाए। वैसे लोक में देखा गया है कि बालक बड़ों में भी डर हावी रहता है। एक हमारी मौसी जी थी, उन्हें रुई से डर लगता था। ये बात हम भाइयों ने बचपन में नानी के मुख से सुन रखी थी। सो उन्हें रुई के फाहे से इतना डराया कि रजाई गद्दे खाली हो गए, लेकिन उनका डर नहीं गया। यद्यपि वो भी रुई के गद्दे पर ही सोती रहीं, लेकिन रुई के फाहे से डरती रहीं। हमारा तो विचार है कि डर से इतना प्रेम करें कि वो स्वयं ही भाग जाए। क्या बात है, ये भी एक तरीका है। हाँ, डर भगाने का बहुत अच्छा तरीका है। और जैसे कि इन्होंने बात कही कि जो डर होती है ना, मतलब डर की अगर हम बात करें तो खासकर ये ज्यादा होता है कि अरे अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या बोलेगा, दूसरा कोई क्या बोलेगा। तो सबसे बड़ी बात, चार लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। तो वो उन 4 लोगों को जानते नहीं है लेकिन उन 4 की बड़ी चिंता है हमें। हाँ, तो ये जो लोगों की हम बात करते हैं तो उन लोगों, खैर ये तो है ही कि भाई जो पहनावा होता है वो सलीके से हो, जो हमारा जो चलने उठने का तरीका वो सलीके से होना चाहिए, लेकिन उसमें हम कंफर्ट हो, हम आरामदायक महसूस करें, वो सारी चीजें हैं। लोगों के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, ये भी होता है कि बचपन से किसी ने आपको किसी तरीके से देखा है, या मतलब हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आपको कई सालों के बाद मिल रहे हों तो ये बोले कि अरे भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम तो बचपन में ऐसे थे। तो उन
की बातों को उतना ध्यान मत दीजिए। जो आप करना चाहते हैं उस काम में आप लग जाइए और बिना डर के आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल। और आपको अगर कोई सलाह दे रहा है, आपको नहीं पसंद आ रही, तो आप एकदम हिचकिए मत, उनको आप विनम्रता पूर्वक मना कर दीजिए, भाई ठीक है हम अपने हिसाब से रहते हैं, आप अपने हिसाब से रहिए। आप अच्छे से भी कह सकते हैं, पोलाइटली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ऐसे लोग को जो होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि नई चुनौतियों को स्वीकार करने से डरते हैं, इसलिए अक्सर कामयाबी से दूर रह जाते हैं। और डरने वाले लोगों को दूसरे हमेशा शक की नजरों से देखते हैं कि भाई ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरों को भी लगता है ना कि ये खुद ही इनको अपने पे विश्वास नहीं है, डरते रहते हैं। तो अगर इस तरह से हम रहेंगे तो हम अब प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्योंकि लोगों को पता चल ही जाता है कि भाई आपके अंदर एक फोबिया, एक डर है किसी बात को लेके, तो इसलिए आप डर को निकालिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। और एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिख के भेजते हैं कि डर को हराना बहुत जरूरी है। मानसिक मजबूती हो तो डर को हम जरूर हरा सकते हैं। थोड़ा वाचन, चिंतन होना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, चिंतन तो है ही। और इसके अलावा भी अगर हम पूरे विश्वास के साथ अगर हम निर्णय सही लेंगे ना, तो किसी भी तरह के दबाव में आकर अपने निर्णय से पीछे हटने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। इसलिए डरना नहीं है, सचेत और सतर्क रहना है। और डर को हराकर सफलता की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, आराम से पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि डर से मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोरी आ सकती है। डर से कई अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। डर को हराने के लिए डर पर प्रकाश डालना जरूरी है। डर को हराने के लिए डर को जानकारी के साथ हराना होता है। डर को हराने के लिए अपने आप को समझाना चाहिए कि किसी भी काम में फेल होना आपको कुछ नया सीखने का मौका देता है। डर को हराने के लिए खुद को दोष देने की बजाय उन कारणों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी वजह से आपको सफलता मिली है, जो जिसकी वजह से आप असफल हो गए, है ना। तो डर को हराने के लिए अपने नकारात्मक डर से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डर हर जीव की बुनियादी भावनाओं में से एक है। डर हमारे लिए एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है। डर हमारी जिंदगी को बचाता है। डर ही है जो हमें कई गलत काम करने से रोकता है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, बहुत ही अच्छी बात कही है। वाकई मतलब ये कहना चाहिए कि इस डर के दो पहलू हैं। बिल्कुल। तो जैसे एक श्रोता ने बोला ही कि इस डर को ही इतना हम डरा दें कि डर हमें ना डरा पाए। तो फिलहाल एक गीत की ओर चलते हैं। देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। ओ चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। ये तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। मेरे दिल किया
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला आमर छड़ियर बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला शाम सवरे। ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पूनम। और एक श्रोता ने हमें हमारे अगले जो हमारा विषय है मैसेज को अच्छे से ध्यान से लिखें, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि ये टॉपिक मेरे लिए ही है, ऐसा मुझे आज लग रहा है। कुछ समय पहले मैंने एक फॉरवर्ड मैसेज अपनी सहेली को भेजा था, उसका तुरंत फोन आ गया। उसने कहा, लीना मुझसे नाराज हो क्या, ऐसी भूल हुई है जो तुमने मुझे ऐसा मैसेज लिखा। तब मैंने ध्यान से पढ़ा और मैंने कहा, नहीं भाई, ये तो फॉरवर्ड मैसेज है जो मैंने तुम्हें भेज दिया था, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तब से मैंने सीख लिया है कि अब हर मैसेज ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो ही भेजें। भाई ये तो है ही। और हमारे श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मैसेज भेजने से पहले ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई मैसेज पसंद आ भी जाता है, तो यदि उसको फॉरवर्ड करने की सोचते हैं तो कई बार उसमें अगर स्पेलिंग भी गलत होती है तो मैं उसको कतई फॉरवर्ड नहीं करती। वो लिख रही हैं, मैसेज किसको भेज रहे हैं वो सकारात्मक प्रभाव रखता है कि नहीं, सब कुछ देखभाल कर ही मैसेज करते हैं तो सही है, वरना ये महज टाइप नष्ट करने का साधन है। टाइम नष्ट करने का साधन है। बिल्कुल जी। और वैसे भी वक्त बदलने के साथ अब बोलने से ज्यादा हम लिखने पे ध्यान देने लगे हैं कि बस जल्दी से कौन इतनी देर बात करे या कुछ करे, मिलने जाए, चलो लिख देते हैं, है ना। और उसी लिखने के चक्कर में हम बहुत कभी कभी परेशानियों में भी फंस जाते हैं। हाँ। अपना समय बचाने के चक्कर में हम बहुत और मुसीबतों में फंस जाते हैं। हाँ, कई बार ये भी होता है ना आरती की मैसेज में आपने अगर कुछ बातें लिखी है तो वो भावना जो होती है वो भावना उन तक नहीं पहुंच पाती जैसे जो हम जिस भावना से लिखना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला किसी मतलब किसी और भावना से जुड़ा हुआ है, उस मैसेज को गलत तरीके से भी ले लेता है कि अरे इसने मुझे ऐसे कैसे लिख दिया कि आ जाओ आ जाओ या क्या कर वो उस समय किस मनोस्थिति में है, वो कैसे पढ़ रहा है उसे, वो उसके ऊपर निर्भर है वो उस मैसेज को कैसे लेगा। बिल्कुल। तो ये भी है, वो कई बार बोलते भी ना आरती कि वो जो मात्राएं होती हैं अगर वो ऊपर नीचे भी हो गई तो भी उसकी मीनिंग गलत निकल सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान भी मैसेज करते टाइप करते समय जरूरी है। और संवेदनशील मैसेज होते हैं वो तो आप बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें और ना ही लिखें इस तरीके का मैसेज कोई, क्योंकि आजकल तो इस पे नजर रखी जाती है मैसेज के ऊपर आप क्या मैसेज कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके को मैसेज करते भी हैं तो आपको पुलिस के चक्कर में भी फंसना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीजों को आप
ना ही करें तो बेहतर होगा। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि मैसेज भेजते समय ही ध्यान ना दें, मैसेज को लाइक करते समय ध्यान दें लिखने वाले ने क्या लिखा है, क्योंकि आपके लाइक मिलते ही इस बात की सहमति हो जाती है कि आप उस बात से सहमत हैं। मैं तो कोई भी मैसेज कभी भी बिना ना पढ़े ना मैसेज करती हूँ और ना ही अपना उस पर सहमति देती हूँ। कभी बोलते समय भी शब्द कुछ मुंह से निकल जाए तो कटु हो या उचित नहीं हो, इसका भान होने पर मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि शब्दों की धार तलवार से भी तेज होती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और श्रोता है में जो कहते हैं कि मैसेज करें तो ध्यान से, भाई ध्यान तो मैसेज ही नहीं अपितु हर क्षेत्र में अपेक्षित है। इसी अपेक्षा के चलते ही तो कहा गया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन मैसेज करने में और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज में डिजिटल साक्षरता दर काफी कम है और उस कमी के चलते किसकी उंगली कब क्या क्लिक कर दे और उसके खाते ही खाली हो जाएं। लंबे लंबे फोन रखने सभी चाहते हैं और भले ही उसकी प्रयोग और प्रभाव को ना जानती हूं, किंतु अपने स्टेटस सिंबल किसी से कम नहीं होता देखना चाहते। इसलिए मैसेज ही नहीं अपितु मोबाइल के प्रयोग करने के हर क्षेत्र में दखल देते हैं, सीखते हैं, किंतु बौद्धिक क्षमता तो सारी की किसी की एक सी नहीं होती, जबकि मैसेज विषय वस्तु की अपेक्षा अधिक करते हैं वो। और वैसे ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि कोई भी कार्य करे तो वो ध्यान से करना है, कि किसी को मैसेज भेजना हो या बात करनी हो तो सही शब्द और सरल मृदु भाषा का प्रयोग करना है। आजकल मोबाइल पर मैसेज का चलन बढ़ गया है, तब मैसेज भेजते समय रिसीव करने वाले व्यक्ति की मर्यादा भंग ना हो, ये ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल। और मैसेज करें तो ध्यान से। एक और श्रोता कहते हैं हमें पढ़ने से पहले दोबारा मतलब अच्छे से उसको जांच ले एक बार, टाइप की गलती तो नहीं है या गलत तरीके से हमने कुछ लिख तो नहीं दिया है, कोई इमोशन में बह के कुछ लिख तो नहीं दिया है, अच्छे से जांचने के बाद ही आप मैसेज को करें। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम मैसेज अगर हम किसी पर्सनली मतलब किसी व्यक्तिगत या किसी अपने से जुड़े हुए लोगों को अगर हम लिख रहे हैं तो भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि मतलब बातें लिखते जाते हैं और उसे पढ़ना कई बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इतने लंबे कहाँ तक पढ़े इतनी बड़ी चिट्ठी लिख दी है। हाँ, तो ये भी है कि इतना भी लंबा ना लिखे कि सामने वाला ना पढ़ पाए या उसके पास इतना टाइम ना हो। और जैसे कि तुमने बोला ही कि इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं कई बार ऐसा भी होता है लोग स्क्रीनशॉट उसका निकाल के रख लेते हैं और बाद में उससे फायदा उठाते हैं। तो इस तरह की भी चीजें ना करें। जो अपने बहुत करीब हैं उनको ही अपनी जो मन की बात है उनसे शेयर करें। सबसे बड़ी चीज है आप किसी को भी अपना जो कोई प्राइवेट बात है ना, वो बातें आप मत बताइए, व्यक्तिगत बातें मत बताइए, मत लिखिए इस चीज को, कम से कम लिखिए मत, क्योंकि लिखा हुआ आपका छप गया समझिए, है ना, फिर आप उसे दूर नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते उससे आप। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी को भी अपने सीक्रेट ना बताएं, वो अपने तक रखें। वैसे भी अपनी आवाज जो है, अपनी भाषा जो बोलकर हम सामने वाले को समझा सकते हैं, वो अपने इमोशन हम बता सकते हैं ना उसको, वो सही तरीके से पहुंचेगा। जैसे अभी मैं कह रही हूँ आई लव यू पूनम और मैं लिख दूं केवल, तो तुम कहोगी पता नहीं कैसे, अगर तुम खराब मूड में बैठी हो तो कहोगी क्या आई लव यू पूनम, क्या लिखा पता नहीं, तो वो इफेक्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो भाई इस डिजिटल युग की अगर दुनिया की बात अगर हम करें तो सुविधाओं का अंबार तो लगा ही है, लेकिन फिर भी अगर ये दिल कहता है कि बात जुबान से बयां हो तो कुछ बात बने, और बात बनेगी, लेकिन हम कुछ व्यंजन के बारे में बता देंगे तो और बात बन जाएगी मुझे लगता है। बिल्कुल। एक व्यंजन है जो एक हमारे श्रोता ने लिख के भेजा है, वो मिक्स सब्जी का उन्होंने व्यंजन के बारे में बताया। इसके लिए चाहिए हमें फूल गोभी, मटर, आलू, गाजर, बीन्स, टमाटर, प्याज, आवश्यकता अनुसार तेल ले लें आप, और हल्दी और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, सौंठ, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी का पाउडर, नमक। सारी सब्जियों को 1-1 इंच के टुकड़े कर लें उनके, और एक कढ़ाई में सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच डालें। जब ये गर्म हो जाए तब खड़ी लाल मिर्च, तेज पत्ता और जीरा डालें। अदरक, मिर्च, लहसुन का पेस्ट डालें, हल्का भून लें। अब इसमें धुली हुई सारी सब्जियां डाल दें, कुछ देर तेज आंच पर सेक लें। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, फिर आंच को मध्यम करके ढककर बीच बीच में हिलाते हुए सब्जी को अच्छे से पका लें। गरम मसाला जो हमने उसके पीस का पाउडर बना रखा है उसको डाल लें। उसके बाद अब टमाटर डाल दीजिए और उसको उसमें थोड़ा सा चम्मच शक्कर भी डालें, थोड़ा सा आप शक्कर भी डाल सकते हैं उसमें, और हरी धनिया डालें। लाजवाब सब्जी तैयार है। क्या बात है, बहुत ही पूनम आज जाके बनाने वाली हूँ। ये जाके हम सब्जी ट्राई करेंगे। एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल।
मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की। अब सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी और आरती श्रीवास्तव को नमस्कार। सखी सहेली।